विद एसिड तक पढ़ लिया था ना तो बच्चों, रिएक्शन विद एसिड तक पढ़ लिया था हमने। लाना पड़ेगा पेपर में। कौन सी एब्सेंटी? जिसमें आपके बच्चों का है उनका ये लिखते हैं तब यही है, हो भी सकता है किसी दिन का ना भी लिखा। हाँ देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है सबको? ये पढ़ना है। इससे पहले हम एसिड का पढ़ चुके हैं, वाटर का पढ़ चुके हैं। पक्का? ठीक है, बोलो। मेरी आवाज समझ में आती है सबको? हाँ बोल तो जो। अब देखो क्या करना, अब रिएक्शन पढ़नी है। जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन का कोई भी आर्टिकल आप ले सकते हो। आयरन का नेल ले लिया आपने। क्या ले लिया? नेल। इसको आपने डाला कॉपर सल्फेट में। कलर कैसा होता है कॉपर सल्फेट का? इसका होता है ब्लू कलर। थोड़े समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इसका कलर है वो हो जाता है FeSO4 Cu। तो ये FeSO4 जो है इसका रंग होता है पेल ग्रीन। पेल ग्रीन। अब हुआ क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, वो एक ही रिएक्शन में ऐसे मैंने शायद किसी एक क्लास में कराया है, देख लेंगे उसमें। एक मिनट इस पे ध्यान दें। तो देखो, ये मेटल विद सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है? पहला प्लस और दूसरा माइनस। प्लस वाले को हम बोलते हैं मेटल, और दूसरा वाला जो होता है नॉन मेटल होता है या नॉन मेटल आयन होता है। आई बात समझ में? अच्छा, तो क्या होगा देखो, आप क्या चेक कर रहे हो? यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है, तो आयरन देखो यहां क्या किया, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस किया, दिख रहा है? यहाँ कॉपर की जगह कौन बैठ गया? आयरन। तो यहां हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली है। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा? अब मान लो मैं एक सवाल लिख दूं, मैंने आपको एक सवाल लिख दिया, आप ध्यान देना आप, कि ये उल्टा लिख देता हूं मैं, Cu प्लस FeSO4। बोलो क्या होगा? प्रोडक्ट बताओ जल्दी। नो रिएक्शन होगा। यही बस समझ में आ गया, यही देखना है हमको। अब कैसे डिसाइड होगा कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? उसका एक सीरीज है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज नोट कर लेना, इसको जरा याद भी कर लेना है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, आपके बुक में भी दिया है सीरीज। इसको लर्न कर लोगे तो आप सारे कर पाओगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और Au। ये बुक में दिया है, हम इसी को फॉलो करेंगे। वैसे जितने मेटल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब इस सीरीज में सेट होते हैं। और ये सीरीज जो है ऊपर से नीचे, ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। फिर बीच वाले हो गए, धीरे धीरे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब आपको कोई भी दिया, आपको ध्यान रखना है कि एक होगा मेटल और दूसरा होगा सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्ट होगा। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि मेटल जो है ना, सॉल्ट के अंदर भी एक मेटल होगा और मेटल भी मेटल होगा।
तो ये जो मेटल वाला पार्ट है ना, ये सॉल्ट वाले मेटल से ऊपर अगर है, सुन रहे हो ध्यान से, कि ये मेटल वाला जो पार्ट है ये सॉल्ट वाले मेटल से ऊपर होना चाहिए इस सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ देखो, जैसे हमने सोडियम और कैल्शियम को देख लिया। किसको देख लिया? सोडियम और कैल्शियम को हम देख रहे हैं। तो आपने लिखा सोडियम प्लस CaSO4 किया। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये रिएक्शन होगी और क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, और बनेगा तो क्या बनेगा। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, प्लस को प्लस से रिप्लेस कर देंगे। तो Ca की जगह क्या आ जाएगा, Na2SO4 प्लस कैल्शियम, सॉरी हाँ कैल्शियम। हाँ, हर फॉर्मूले का रूल यही है कि पहले पॉजिटिव आयन होता है, उसके बाद नेगेटिव आयन होता है। बोलो, समझ में आया सबको? हाँ, जी जी, पहला पॉजिटिव होगा। मेटल सारे पॉजिटिव होते हैं, और जब भी कोई सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। तो मेटल को मेटल से रिप्लेस करना है। सेम चीज नॉन मेटल के लिए भी होती है, लेकिन यहाँ आपने मेटल ही है, तो इस सीरीज को अगर याद करोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है सबको ये बात? एकदम समझ में आ गया होगा? चलो, बहुत अच्छी बात। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये क्लियर हो गया। अब इसमें आप चाहे जितने एग्जाम्पल करके देख लो, चाहे जितने एग्जाम्पल। अब एक सवाल देखते हैं कि अगर आपने आयरन को HCl में डाला मान लो, तो क्या रिएक्शन होगी? अभी रिवाइज करेंगे इसको। मेटल में एसिड जब डालते हैं तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और साथ ही FeCl3 बना लेगा। लेकिन इसमें भी एक रूल है। कौन H रिलीज करता है ये देखना है। जितने मेटल H से ऊपर हैं, ध्यान दे लो, ध्यान से सुन लो, सीरीज में बहुत सारे मेटल आपको H से ऊपर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो ये ही केवल हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, इसके अलावा नीचे वाले नहीं करेंगे। जैसे आपने लिखा Cu प्लस डाइल्यूट HCl आपने डाल दिया, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे नो रिएक्शन। क्या लिखोगे? क्यों लिखोगे नो रिएक्शन? क्योंकि देख रहे हो सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो जो एक्टिविटी में कम है वो हाइड्रोजन कैसे रिलीज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए ये सारे मेटल कॉपर, मरकरी, Au हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है? नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी H से नीचे वाले का मतलब होगा कि H से मतलब है एसिड से। अगर आप एसिड से मेटल का रिएक्शन करा रहे हो और वो मेटल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन बनेगा पक्का, और अगर वो इससे नीचे है तो वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? आ गई ना एकदम? तो ये वाला आपका ये पॉइंट भी साथ साथ क्लियर हो गया। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्लियर हो गया है। कैसे? कि आपको ये लिखना है रिएक्शन विद एसिड में कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनाएगा? हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। और कौन बनाएगा? वो बनाएगा जो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में, वो सारे सेम चीज बनाएंगे, और जो इससे नीचे हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने बताया कि कॉपर में डाइल्यूट HCl डालोगे, क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, या फिर यो कह सकते हो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पहले तो रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, अब आपका होमवर्क चेक करो। होमवर्क क्या है कि सभी मेटल जो सीरीज में है, सभी मेटल का आपको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन लिखना है, जितने भी सीरीज में दिए पूरे। ऊपर से स्टार्ट करना है, सोडियम से स्टार्ट करना है, लास्ट तक आना है। तो किसमें
प्रोडक्ट क्या बनेगा ये होमवर्क करोगे आप, और नीचे 3 वालों में आप क्या करोगे ये भी आपको होमवर्क में लिख के देना है। क्लियर हो गई बात? हाँ, सबका एक एक का करना है, एक एक का चेक करना है। पोटेशियम का करो, फिर सोडियम का लिखो। जैसे पोटेशियम प्लस HCl क्या बनेगा, H बाहर निकल गया, बच गया Cl और K, तो KCl। इसी तरह NaCl प्लस H2, तो ऐसे आपको सबका लिखना है। और कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसमें क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, मेटल, क्योंकि देखो यहां पर हमने एसिड्स की बात की है, एक एसिड ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी बाकी एसिड से अलग होती है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, जानते हो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है HNO3, और इसकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये H प्लस भी देता है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है भारी संख्या में ऑक्सीजन भी है। तो ये एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। और ये बात डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट कर रहे हो। कुछ के साथ ये H प्लस देगा यानी हाइड्रोजन देगा, और कुछ के साथ ये हाइड्रोजन नहीं देता है, उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, नोट कर लेना इसको, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ठीक है। अब दो एक्सेप्शन याद रखो, दो एक्सेप्शन याद रखो। मैंने कहा ना, ये कुछ के साथ क्या देगा, कुछ के साथ हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बाकी के साथ उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब कौन वो दो हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन देता है? एक है मैग्नीशियम, याद कर लेना इसको, इस पे ही ज्यादा सवाल पूछता है, और एक है मैग्नीज। ये दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ भी क्या देते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ये ध्यान रख लेने की बात है। इसका रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। यहां भी लिखोगे MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। केवल दो एसिड ऐसे हैं जहां पर नाइट्रिक एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। ये ध्यान रखो। आगे बात समझ में? ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज है, इसका नाम है, ये है मैग्नीशियम नेशियम नाइट्रेट, और इसका होगा मैग्नीज नाइट्रेट। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनो, अब ये ऑर्डर क्या होगा, ये भी सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी है ना, वो बहुत तेजी से करेंगे। इन दो का एक्सेप्शन ध्यान रखो जो हमने बताए। ठीक, अब सवाल ये आता है कि जो नीचे वाले हमने लिख दिए हाइड्रोजन के नीचे, स्पेशली जैसे सबसे इनएक्टिव माना हमने सिल्वर को, गोल्ड को, आजकल इस लाइन में एक प्लेटिनम भी शामिल हो गया है और मरकरी भी शामिल हो गया है। तो क्या ये कभी किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं? ये सवाल हमारे पास आता है। इस सवाल का जवाब ये है कि केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप उसको वो सिचुएशन प्रोवाइड करो। हमने जो लिखा है उस पर ध्यान देना। हमने कहा है कि सिल्वर प्लस डाइल्यूट एसिड, क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब देखो ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से सुनना है कि सिल्वर के साथ अगर आप डाइल्यूट एसिड लिखोगे तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। अब बच्चा इसको क्या लर्न करेगा, सर ने बोला कि एसिड के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है सिल्वर। ऐसा नहीं है। अगर हम इस, यहां लिखा है डाइल्यूट, सुन लो क्या लिखा है, डाइल्यूट। अगर हम यहां एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें,
तो दुनिया का हर मेटल, हर इनर्ट से इनर्ट चीज भी उस पर रिएक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, और इसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया, ये याद रखना, एक्वारेजिया, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कैसा? तुरंत बनाया हो। अब ये कैसे बनता है? ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया की हर चीज पे काम करता है ये एसिड, ये कॉम्बिनेशन जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अब ये बनता कैसे है देखो, इसके अंदर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब बात समझना, HCl हाइड्रोजन देता है, HNO3 ऑक्सीजन देता है, यानी हमने दोनों तरह के एसिड्स को जोड़ दिया है, या तो वो ऑक्सीडाइज करेगा या उसको रिड्यूस करेगा, और इन तीनों को हमने मिलाया 3:1 रेशियो में। 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और इसका एक नाम है रॉयल वाटर, इसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। रॉयल का मतलब समझते हो ना? बोलो। रॉयल मतलब शाही, शाही मतलब राजा, तो जिसके आगे सब झुकते हो। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे हर मेटल, अब देखो एक स्टोरी सुनाता हूं, उसको ध्यान से सुनो और अपने घर में सबको अलर्ट करो। हमारे घर में मम्मी, माँ, बहन, मौसी सब ज्वेलरी पहनती है, पहनती है। हाँ, और वो ज्वेलरी धीरे धीरे क्या होती है, उसका कलर फेड होने लगता है। सिल्वर है तो ब्लैकिश होने लगता है, उसकी जो चमक है ना, जो रोज ज्वेलरी पहनी जाती है उसकी चमक थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता रहता है, कोरोजन होता रहता है उसका। तो शहरों में तो कम, गाँव में क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि चलो आपकी ज्वेलरी गंदी हो रही है, हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो सब लोग आ जाते हैं, मैंने भी खुद देखा है इसको लाइव गाँव में अपने। तो वो क्या करता है, बंदा आपसे लेगा, सोने की चेन लेगा, उसके पास कोई केमिकल दूसरा नहीं है, एक्वारेजिया लाया है वो अपने एक डिब्बे में, वो चेन को डालेगा। ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ये चेन के ऊपर से पूरी लेयर को हटा देता है, सोने की लेयर जो है ना उसकी एक कवरिंग को हटाएगा। आपको क्या लग रहा है कि सोना साफ हो रहा है? साफ नहीं हो रहा है, वो पूरी लेयर को ही उतार रहा है वहां से। समझ गए बात? हाँ, तो अब आपसे कहा देखो ये साफ हुआ, हाँ साफ हुआ, और साफ करना है, और साफ किया, तो वो जितनी बार उसको डिप करेगा उतनी बार उसके ऊपर से सोने का कोट निकल जाएगा। अब देखो उसने उसने डबल तरह से बेवकूफ बनाया आपको। पहली तरह से ये बनाया कि वो आपको साफ करने के पैसे लेगा आपसे, जो भी चार्ज करेगा, 100, 50, 200, 500, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो गोल्ड था वो अपने साथ ले गया, क्योंकि जैसे उसने वो डिप किया ना, तो ऊपर की एक लेयर गलकर एक्वारेजिया में चले गई, यानी आपसे पैसा भी ले गया और आपका गोल्ड भी ले गया वो साथ में। समझ गए बात को? और यही चीज ज्वेलर्स पे भी लागू होती है, इसलिए एक कोट है कि ज्वेलर के पास अगर 3 बार ज्वेलरी चले गई तो उसमें कुछ नहीं बचता है। समझ गए? 3 बार अगर आप एक ज्वेलरी को ले गए साफ कराने या किसी भी बहाने से, तो उसमें कुछ बचने वाला नहीं है, वो समझो कि सब खराब हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है अब। हाथ का पता नहीं चलेगा कहाँ गया हाथ। ठीक है, पता नहीं चलेगा कहाँ आया है, बहुत खतरनाक है। सब कर लेते हैं, वो तो सेपरेशन की तकनीक होती है, दूसरी केमिकल रिएक्शन डालेंगे सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गई सबको ये बात? बोलो कोई डाउट हो तो। है कोई डाउट?
किसको किसको रॉयल वाटर को? ये पॉलीमर जितने भी आते हैं इन पे वर्क नहीं करता है। क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? पढ़ा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल, यानी मेटल के कंटेनर में नहीं स्टोर कर सकते। और मेटल इतना सेंसिटिव होता है कि आप अचार भी नहीं डाल सकते। अचार में बहुत माइल्ड एसिड होता है। तो कभी देखा है अपने घर में कि लोहे के किसी डिब्बे में अचार बना के रखा हो? किस में रखते हैं? या तो ग्लास के में रखते हैं या प्लास्टिक के में रखते हैं, वो इसी वजह से। तो उस पर काम नहीं करता है वो। आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, सारे इस टेबल पे सॉल्व हो जाएंगे। पेज नंबर 46, इनको सबको करना है आपको। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आज काम भेजूंगा आपको, प्रैक्टिकल फाइल में उसको उतार लेना है, फर्स्ट टर्म का काम है वो। फिर हम आपको किसी दिन यहाँ आओगे तो करके दिखाएंगे उनको। एक्टिविटी है, बस चेक करना है, या नहीं होगा तो ऑनलाइन दिखा देंगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में है और जहां तक ये चैप्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहीं तक है ये, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक, बोलो। हाँ, अब समझो। पहली बात, कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड कैसे बनता है? दो चीजों को मिलाने के, दो सब्सटेंसेस को आप मिलाओ तो यहां पे मिक्सचर भी बन सकता है, लेकिन कंपाउंड किसको कहेंगे? अगर दो चीजों को ए और बी को आपने बनाया और एक नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, पहले भी बोला होगा, हाइड्रोजन लिया, उसमें आपने ऑक्सीजन डाला। हाइड्रोजन एक गैस, जलने वाली। ऑक्सीजन एक कैसी गैस? जलने वाली। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। क्या बना रहे हैं? वाटर। और वाटर क्या करता है? देखो, ये दोनों मिलाओगे तो फायर होगा, आग लगेगी, और वाटर अगर लगा दोगे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड। वाटर इज ए कंपाउंड, कि आपने क्या मिलाया था वो सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, एक नई प्रॉपर्टी, नया कॉम्बिनेशन, नया केमिकल बन गया है। एक और बात है कि हमेशा कंपाउंड बनने के लिए एक स्पेसिफिक रेशो चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप एक स्पेसिफिक रेशो में मिलाओगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यानी 2:1 में मिलाओगे तो ही वाटर बनेगा। समझ गए बात? मान लो आपने दोनों को 1:1 में ले लिया। किस में ले लिया? 1:1 में, तो वाटर नहीं बनेगा, H2O2 बन जाएगा। क्या बन गया? ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? ये बोलो। ठीक है, तो कंपाउंड आपको समझ में आ गया कि दो चीजों को मिला के बनाया। अब हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक का मतलब क्या है? आयोनिक वर्ड जहां लग गया, आयनिक मतलब आयन से बना हुआ। आयंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, कैटायन कौन बनाता है? मेटल। एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। या तो ये कहो कि जो प्लस और माइनस आयन से मिलकर बनाओ वो आयनिक कंपाउंड है, या मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनाओ वो आयनिक कंपाउंड है। दोनों ही बातें सही है। क्लियर?
है कि नहीं बोलो? आ गई बात समझ में कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बन गया है। अब ये कैसे बनता है इसको हमको समझना है। समझिए, एक किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जैसे आपने मेटल ले लिया सोडियम और नॉन मेटल ले लिया NaCl, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? Na और Cl। क्या बन गया? ये सोडियम बन गया। सबका फेवरेट है, सब खाते हैं इसको रोज। ठीक। अब इनकी कुछ पहचान भी है, पहले ये देखते हैं। ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक। तीसरा क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना। यानी ये सोडियम क्लोराइड के लिए भी है और किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए भी है। क्लियर हुई बात? बोलो। अच्छा, अब देखिए लास्ट बात कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन, ये इंपॉर्टेंट है, molten and in solution state, molten and solution state। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? मान लो डिब्बे में नमक भरा हुआ है और आप उसमें से करंट पास करना चाहोगे, नहीं होगा। कब होगा? जब आप उसको मेल्ट कर दो, यानी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो होगा। या फिर आप उसको पानी में, नमक के पानी में करंट पास होता है, नमक में करंट पास नहीं होता है। और पानी में भी करंट पास नहीं होता अगर वो प्योर है तो। समझ में आई कहानी? अच्छा, अब देते हैं इसका फॉर्मेशन। एक मैं बताऊंगा, बाकी दो तीन आप खुद करके देखोगे। फॉर्मेशन ऑफ हाँ जी, मेल्ट, मोल्ट का मतलब पिघलना। मेल्ट कोई मोल्टन, मेल्ट का मतलब पिघलाना, और मोल्टन जो पिघलने से जो स्टेट बनता है उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब सोडियम को देखो। सोडियम क्या है बच्चों? मेटल है। और हर मेटल क्या बनाता है? प्लस चार्ज। पहचान यही है कि कोई भी मेटल, इसीलिए मेटल है। देखो, हर मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी ढूंढोगे तो सब में सेम नहीं है। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, ठीक है। कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई सोनोरस है, कोई नहीं है। एक क्राइटेरिया जो हर मेटल पे फिट बैठता है वो है आयन बनाना, प्लस आयन बनाना। तो हर बनाता है। तो सोडियम से आपने बनाया Na+। जितना प्लस लगाते हो ना, इसका मतलब उसने उतना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। आई बात समझ में? ये मेटल लिया, मेटल से मेटल का आयन बनाया। अगर आयन पे +1 लगाया तो इलेक्ट्रॉन कितना छूटा? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लगाया होता तो कितना छूटता? 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये हो गया आपका मेटल वाला पार्ट। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे आपको कई एग्जांपल करने हैं खुद से। दूसरा पार्ट देखो। हाँ हाँ हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसको आप लिटाओ, सुलाओ, नहलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉल्टन हो, सॉलिड हो, किसी भी फॉर्म में होगा। एक्चुअली मॉल्टन और उसमें ही देता है ये आयन, तभी तो कंडक्टर बना ना, जब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब देखो, इसका नंबर होता है 11, इतना पता है सबको? सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पता है? मैंने कई बार आपको बताया कि किस पे प्लस चार्ज कैसे आता है। इसको हम लिखेंगे 281, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका।
एक इलेक्ट्रॉन छोटा क्या बना, 2 और 8, और 2 और 8 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस का होता है। किसका होता है? अब समझ में आया ना कि इसने क्यों छोड़ा, क्योंकि इसने स्टेबल होने के लिए छोड़ा। ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं था, ये स्टेबल है, इसलिए इसने इसको छोड़ दिया। समझ में आ गई कहानी? अब नॉन मेटल का चेक करो। नॉन मेटल का चेक करना। नॉन मेटल क्या है? Cl है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा उसको इस Cl ने ले लिया। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल की पहचान होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये बनेगा, अब कितना माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो एक माइनस, दो जुड़ा है तो दो माइनस, तीन जुड़ा है तो तीन माइनस, तो Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब समझो इसका कॉन्फ़िगरेशन समझो। इसका होता है 287। क्या होता है? 287। 17 होता है, पूरा 17 होता है, 287। इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 288। ठीक है, अब 288 यानी बाहर अगर सबसे ज्यादा 8 है तो वो स्टेबल होता है। तो पहली बात ये कन्विंस हो कि मेटल प्लस क्यों बना, क्योंकि उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिला। ऐसा बनने से नॉन मेटल क्यों माइनस बना, क्योंकि उसको भी एक इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल हो रहा है। आ गई बात समझ में? अब देखो अब क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होंगे अगर दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो एक चीज कभी भी गलत से नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है कभी। NaCl को आपने हमेशा ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, Na और Cl, कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा NaCl। सही है क्या गलत है? तो ये वाला क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि Na और Cl में कोई बॉन्ड नहीं होता है, केवल अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस का। तो ये दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होकर रुक जाते हैं, आके रुक जाते हैं। जैसे Na प्लस ये रहा और ये Cl माइनस रहा, तो एक मिनिमम डिस्टेंस पर आकर ये रुक जाते हैं। अब आपके पास मान लो एक पूरा क्यूब है NaCl का, तो उसमें बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl होंगे, लेकिन पहचान क्या होगी उनकी कि हर, जैसे मैं ये बनाता हूं, देखो ग्रीन से मैं बना रहा हूं Na को, और यहां बना दूं Cl को। दिख रहा है? तो देखो दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरह जो कंपाउंड बनते हैं इनको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? कौन सा वाला? मतलब लास्ट वाला या मेटल वाला, नॉन मेटल वाला, दोनों? छोड़ो, फिर से देखो। देखो सोडियम है, मेटल है, मेटल की पहचान इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। कितना प्लस? उतना प्लस जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बात खत्म हो गई। नॉन मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज। यहां तक क्लियर हो गई बात? जब प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो Na और Cl आपस में एक मिनिमम डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं, जिससे कि फिक्स शेप बन जाती है। तो देखो ये जैसे मैंने इसको Na बताया, Na, और इसको बताया हमने Cl, तो ऐसे जम जाता है तो पूरा एक अरेंजमेंट बनकर क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है? आ गई बात समझ में? बोलो।
तो ये बन गया आपका NaCl। सबको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे समझ में जब आएगा जब आप ट्राई करोगे। अब आपको क्या करना है, होमवर्क चेक करो। होमवर्क में आपको बनाना है KCl ऐसे ही, MgCl2 बनाना है आपको, MgO बनाना है आपको, AlCl3 बनाना है, ट्राई करना है, सब एक जैसे ही बनेगा। CaCl2 बनाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये जो तरीका है ना, ये हमको बनाना है और इस पर ट्राई करना है। इसको पढ़ो, देखो, कई बार लिखो, सीखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं देख लेता हूँ, सिलेबस हमारा जो है वो यहीं तक है। प्रैक्टिकल का मटेरियल मैं आपको भेजूंगा। एक प्रैक्टिकल की फाइल खरीद ली क्या सबने? देखो, मेटल और नॉन मेटल में लिखा है, हाँ मैं भेजूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमने करवा दिया है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज हमने बता दी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी हमने बता दिया है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बता दिया है। यही हमारे सिलेबस में है, बाकी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। तो आज हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म हो चुका है। मैंने वीडियो भी बनाया है इसका, इसको मैं शेयर कर दूंगा। बार बार देखिए, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं डिस्कशन कीजिए। ठीक है बच्चों?